मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 25वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, नहीं द्वितीय पाद में 45 सूत्रों तक हो चुका है। कल एक शब्द पर बात हो रही थी, वनम धनम अर्थवद इति किम। तेजस्विनी दोबारा करो। मेरी आवाज लौट के आ रही है। और किसी को सुनाई दी थी मेरी प्रतिध्वनि? जी आचार्य, डबल आवाज है। हाँ, तो मैं अकेला ही इसमें साक्षी नहीं हूँ, और भी लोग हैं। तो इसमें वनम धनम में प्रश्न ये उठाया गया था कि अर्थवद इति किम, अर्थवान क्यों कहा। अर्थवान नहीं कहेंगे तो निरर्थक जो वर्ण या वर्णों के समुदाय हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी। तो उस अवस्था में वनम धनम में वन, ये तो ठीक है, सार्थक है, अर्थवान है। लेकिन इसमें हम आकार को हटा दें, केवल वन इतने की करने लगे, तो उस अवस्था में ये निरर्थक माना जाएगा। अब खोलना माइक, अब ठीक हो गई ध्वनि? खुला हुआ है? ठीक है। तो वन, इसकी यदि प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो नलुपः प्रातिपदिकांतस्य की आपत्ति दिखाई थी कि नान्तस्य अवधिर्मा भूत् न लोपो ही स्यात्, नकार का लोप होने लगेगा। तो नकार का लोप होने तक हमें और क्या करना होता है? हमें पद संज्ञा भी करनी होती है। पद संज्ञा करने के लिए स्वाद्युत्पत्ति भी होगी। तो ठीक है, वन शब्द के आगे सु प्रत्यय आया, उसका लोप हो जाएगा हलिंग आदि से। हलंत है ना, वन लोप हो जाएगा। और अब वन के आगे जो अम है ये अलग कर दो इसको थोड़ी देर के लिए। तो वन यहाँ पर, अब यहाँ नकार का लोप प्राप्त होगा क्योंकि ये प्रातिपदिक के भी अंत में आ गया, पद के भी अंत में आ गया। क्या रह जाएगा फिर? वाह। आगे क्या है? अम। अब ये दो पदों का समुदाय हो गया एक प्रकार से देखा जाए तो। यदि अम ये था तो उसी का भाग वनम का ही, लेकिन एक बड़े समुदाय में छोटे छोटे शब्द भी पद भी होते हैं। जैसे समास करते हैं हम, तो समास में एक समास पूरा पद भी होता है, और समास के अंतर्गत भी तो पद होते हैं। उसके जो अवयव हैं अलग अलग शब्द, ये भी पद होते हैं। तो यहाँ पर भी वनम जैसे पूरा एक पद था, लेकिन जब हमने दो भाग कर दिए इसके, तो वन ये अतिरिक्त एक पद बन जाएगा, नकार का लोप करके रह जाएगा व, और अम तो वाम। अब वाम ये शब्द बनेगा यहाँ पर जाकर के, जो कि दो पदों का समुदाय, दो पद भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि पूरा पहले वनम एक था। ये समास में तो पृथक पृथक दिखाई देते हैं और स्वतंत्र रूप से भी हम उनका प्रयोग करते हैं। क्या यहाँ पर अम का हम स्वतंत्र प्रयोग कर पाएंगे? लेकिन ये बातें आक्षेपकर्ता क्यों सोचेगा? उसको तो आक्षेप उठाने से तात्पर्य है ना, वो तो इतना हम मात्र आएगा देख क्यों आचार्य जी? है। हम हलंत वन शब्द है, तो अम आएगा नहीं। अतोम से, नहीं अदंत नहीं, से ही वनम आता तो है बन अम। चुका है, वनम तो बन गया ना। वनम तो ठीक है, वनम धनम को नहीं हटा रहा है, वनम तो बन चुका है। लेकिन उस वनम में और न भी बनाए हम,
हम केवल वन पर हैं अभी। चलो यहां से ही लेके चलो, हम वनम धनम तक नहीं पहुंचते, हम स्वाद्युत्पत्ति नहीं करते। हमारे सामने शब्द हैं वन धन, ठीक है ना। अब यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, तो वन अर्थवान है तभी तो हम प्रातिपदिक संज्ञा कर पाए। अब अर्थवान यदि नहीं मानेंगे तो हम वन इतने की भी कर सकते हैं, व इतने भी की भी कर सकते हैं, वकार इतने की भी कर सकते हैं। है कोई आपत्ति? लेकिन आपत्ति कहाँ दिखाई जा रही है? जहां नकार अंत में आ रहा है। नकार लोप कैसे दिखाएंगे हम? व की कर लेंगे तो नकार लोप की प्राप्ति होगी नहीं। तो वन इतने की कर ली, हमने वनम नहीं बनाया, ठीक है ना, हम प्रारंभ से ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर नकार लोप की प्राप्ति होगी, सारे कार्य होंगे ये। तो अपशब्द तो बन ही गया ना। जी ठीक है, वन का नाम है जो आ है, आकार छोड़ दिया हमने और वन की प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, तो आकार छोड़ दिया, तो हम क्या करें? सूत्र कह रहा है ना कि निरर्थक की भी करो, तो हम तो करेंगे ना। वर्तमान नहीं बोलेंगे तो निरर्थक की भी होने लगेगी। तो इस तरह से आपत्ति यहाँ दिखाई गई है। अर्थवान कह दिया, अब वन इतने की नहीं होगी, और अन्य भी हम बात कह सकते हैं कि वह इतने की भी नहीं होगी, वकार की भी नहीं होगी, ठीक है ना, सार्थक की होगी। ये तात्पर्य है। दूसरा, ये तो स्पष्ट हो गया ना। जी। दूसरा, इसमें एक और भी चीज हम देख सकते हैं, जैसे अप्रत्यय कहा गया था, अप्रत्यय किम, तो कांडे कुड्ये दिखाया था नपुंसकाच से शी भाव करके। तो यहाँ पर एक परिभाषा हमने पीछे देखी थी कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस, या यस्मात् कहीं कहीं नहीं बोलते हैं, प्रत्यय ग्रहणे नहीं, यस्मात् तो बोलेंगे, स प्रत्ययो विहितस न कह करके स प्रत्यय या स विहितस। यस्मात् स विहितस तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम भवति, इनका ग्रहण होता है। तो उस अवस्था में तदंत का तो प्रतिषेध हो ही जाएगा। प्रत्यय जब आएगा तो तदंत की तो नहीं करेगा ना फिर ये। अप्रत्यय अधातु जो कहा गया है यहाँ पर, तो प्रश्न उठाया गया था अप्रत्यय में, कि आप अप्रत्यय मत पढ़ो। क्या होगा फिर? कि प्रत्यय की भी होने लगेगी, यही तो बात आई थी। तो अकेला प्रत्यय होता नहीं है, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण करते हैं, तो तदंत विधि होती है। तदंत विधि होती है तो तदंतस्य, ठीक है ना, प्रत्यांतस्य, प्रत्यांत की ही तो प्राप्त होगी। जी नहीं आया समझ में? प्रत्यांत की प्राप्त होगी ना। प्रत्यांत की प्राप्त होगी तो कांडे कुड्य में होने लगेगी। प्रत्यांत है ना ये, प्रत्यांत की प्राप्त होने लगेगी लेकिन अर्थात केवल प्रत्यय मात्र की नहीं होगी। इन्होंने दिखाया है प्रत्यय मात्र की हो रही है, उत्तर जो दे रहे हैं वो प्रत्यय मात्र की प्राप्त होगी ये कह करके सार्थकता दिखाई है अप्रत्यय शब्द की। लेकिन आक्षेप उठाने वाला ये कह सकता है कि प्रत्यय मात्र की तो होती ही नहीं, आप प्रत्यय ग्रहण करोगे तो प्रत्ययांत ददंत विधि होगी, तो प्रत्ययांत की प्राप्त होगी, क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम से ये परिभाषा निकाली गई थी ना। जी अगर प्रत्यय सुप्तिंगंतम पदम में ये क्या कहा गया था कि सुप्तिंगंतम पदम में अंत ग्रहण से क्या निष्कर्ष निकला था, अभी उत्तर देने वाला कहेगा कि वहां पर अंत ग्रहण करके ये बताया गया था कि अन्यत्र संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर नास्ति। यहाँ हम संज्ञा ही तो कर रहे हैं, यहाँ संज्ञा ही तो कर रहे हैं, तो अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर नास्ति। आप सुप्तिंगंतम पदम में ही आपको अधिकार दिया गया है कि तदंत विधि करो, अन्यत्र तो आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? प्रत्यय मात्र की होगी या प्रत्यांत की होगी? प्रत्यय मात्र प्रत्यय मात्र की होने लगेगी, ठीक है ना। तो दूसरा कह सकता है कि आप संज्ञा कर रहे हो या संज्ञा का निषेध कर रहे हो यहाँ पर बताओ। आप प्रत्यय कह करके संज्ञा कर रहे हो
या संज्ञा का निषेध कर रहे हो? निषेध क्या कर रहे हैं? हैं? क्या कर रहे प्राप्त हैं? हो तब निषेध करते हैं, हैं? निषेध भी नहीं कर रहे हैं। देखो, अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर नास्ति। संज्ञा करोगे तब ना, आप तो संज्ञा का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर, तो निषेध करने में तदंत विधि होगी या नहीं? वो तो समाधान करने वाला कहेगा ना कि हम निषेध कर तो संज्ञा का ही रहे हैं, निषेध कर किसका रहे हैं? संज्ञा का ही तो कर रहे हैं, अर्थात प्रकरण तो संज्ञा का ही चल रहा है। जब संज्ञा करते समय तदंत विधि नहीं हुई तो प्रतिषेध में भी तदंत विधि वाली बात नहीं आ पाएगी, अर्थात केवल प्रत्यय मात्र की प्राप्त होने लगेगी। ये बात स्पष्ट हो गई ना? केवल प्रत्यय मात्र की प्राप्त होने लगेगी। हम उस परिभाषा का आश्रय लेकर के यहाँ खंडन नहीं कर सकते कि संज्ञा ग्रहण में तदंत इसमें प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि होती है, क्योंकि उस तदंत विधि का सुप्तिंगंतम पदम सूत्र के द्वारा जो ज्ञापन निकाला गया कि अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर नास्ति, यहाँ तदंत विधि है ही नहीं, इसलिए प्रत्यय मात्र की प्राप्त होगी, अतः सूत्र में अप्रत्यय कहा गया है। ठीक है ना? तो ये भी स्पष्टता रहनी चाहिए। अच्छा जी, अप्रत्यय काल प्रत्यय है, उसमें जो प्रत्यय टिके वो सुराह आया था ना, उसमें चलो वो बाद में देखेंगे भी, 1 मिनट और। अब इसमें मान लो हम यहाँ तक आ गए कि प्रत्यय मात्र की प्राप्त होने लगी, तो आगे सूत्र क्या रहा है? कृत अधित समासाश्च, क्योंकि वहां ये भी तो कह सकते हैं आप निषेध कर ही क्यों रहे हैं, जबकि उत्तर सूत्र में कृत अधित समास का ग्रहण किया गया है। तो वहां क्या करेंगे अब कि जब प्रत्यय आएंगे तो उस अवस्था में केवल इन्हीं का ग्रहण होगा, कृत अधित और समास, और किसी का तो ग्रहण होगा नहीं। तो वहां भी तो ये बात हो सकती है, लेकिन वहां पर तदंत विधि स्वीकार की गई है। वहां हम क्या अर्थ करते हैं? कृदंत तद्धितांत। कृदंत तद्धितांत हाँ, तो समासश्च। कृदंत तद्धितांत और समास तो एक अलग चीज हो गई, तो वहां कृदंत तद्धितांत का ही तो ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? कृदंत और तद्धितांत, और यहाँ दिखाया गया था अभी सारा निष्कर्ष निकाल करके प्रत्यय मात्र की हो रही है, तो थोड़ा अंतर आ गया ना दोनों में। तो इस तरह से दोनों सूत्रों की पूर्ण सार्थकता बनती है। हाँ, आप बोलो क्या कह रहे थे? ये सुराह में आचार्य जी, हम्म। अ, जब सुरास ऐसा था तब एक विषय था ना, हलन्याभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रथम हल से उसका लोप न हो जाए सकार का। सकार का, क्योंकि स्वरा आबंत है, आबंत से उत्तर, आबंत से उत्तर सु का करता है ना आचार्य जी। तो सु धातु थी ना, धातु नहीं, अवस्था सु में क्या था? सु करते नहीं था, उसका टी भाग हटा करके ही तो सकार रह गया था। हम्म, टी भाग लेकिन के वो बैठाया सूत्र था में उत, उत टी भाग हटाया था, ऊ भी गया उसमें, तो सु का ऊ चला गया ना, अपृक्त हो गया वो। लेकिन सु का ही जो सु प्रथमा एक वचन सु नहीं, प्रथमा औजस शब्द क्यों लिया है? प्रथमा शब्द क्यों लिया है? वहां कहाँ कहाँ है ऐसा? हलन्यादि में, हलियां में है? हलन्यादि में उसी का लेते हैं ना। उसी का लेते हैं, सूत्र कह रहा है क्या ऐसा? नहीं, फिर आक्षेप करने वाले को इन बातों से क्या लेना देना? वो तो अपने पक्ष के अपने मतलब की बात पकड़ेगा ना। सूत्र में ऐसा कहाँ कहा है? वहां तो नहीं कहा ना ऐसा। ये तो समाधाता का बात हो गई ना, कि समाधाता की ओर से ही बात कही जाएगी कि वहां पर ती और सी ये प्रत्यय हैं, और प्रत्यय के साथ में पढ़ा हुआ अन्य शब्द भी प्रत्यय ही माना जाएगा। ये तो समाधाता कहेगा ना इस बात के लिए, और यहाँ ये धातु का भाग है। ठीक है ना? तो फिर यहाँ कोई समस्या ही नहीं। चलो चलें आगे। अब जी। आगे है कृत अधित समासास्य, ये दूसरा सूत्र आया प्रातिपदिक संज्ञा का।
तो कृतस बहुवचन, तद्धिताः समासाश्च, प्रातिपदिक संज्ञा भवंती, बहुरी समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा है जिनकी, ऐसे ये हो जाते हैं। अब यहाँ पर पीछे की बात उठाई गई थी कि अप्रत्यय, पीछे कहा गया था, तो अप्रत्यय इति पूर्व सूत्रे पर्युदासात, पर्युदास मान करके ही ये सूत्र लग पाएगा। अगर वहां प्रसज्य मान लेंगे कि कहीं भी प्रत्यय आ जाए तो किसी भी सूत्र से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती, इसे कहेंगे प्रसज्य। पर्युदास कहेंगे तो कहेगा कि मैं प्रत्यय की नहीं करूंगा, अन्य कोई करता है तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो पर्युदासात, पर्युदास होने से, पूर्व सूत्र में निषेध पर्युदास होने से, कृदंतस्य कथितांतस्य च अनेन प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते। ठीक है ना। अब रही बात समास की, तो समास ग्रहण, समास क्योंकि कम से कम दो शब्दों को मिला करके करते हैं, उसी का नाम होगा, दो या दो से अधिक। तो दो शब्द हों या दो से अधिक हों, ये अर्थवान होते हैं या निरर्थक होते हैं? अर्थवान होते हैं। अर्थवा तो पूर्व सूत्र कर देगा। उसने ये कहा था क्या कि अर्थवत एकम पदम, ऐसा कहा था क्या? वो पद हो या पदों का समुदाय हो, अर्थवान होना चाहिए बस। ठीक है ना। तो उसके क्षेत्र में आ जाएगा फिर वो अर्थवान होते ही। तो इस तरह से कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य अर्थवान है समुदाय तो कर सकते हैं। और फिर भी ये सूत्र समास को ले रहा है। अब ये नियमार्थ बन जाएगा कि समुदायों के अर्थवान होने पर यदि कभी प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो वह केवल समास रूपी समुदाय की ही होगी, अन्य किसी समुदाय की नहीं होगी। अर्थवत समुदाय नाम समास ग्रहणम नियमार्थम। अब ये नियमार्थ इसको स्वीकार कर लिया गया। बाकी और चर्चाएं महाभाष्य में आएंगी और अधिक सूक्ष्मता से देखेंगे वहां पर। अभी यहाँ यही मान के चलते हैं कि अर्थवत जितने भी समुदाय हैं सबकी जो प्राप्त हो रही है पूर्व सूत्र से, तो केवल मात्र समास की ही होगी। ये ऐसे नियम के कारण हम स्वीकार कर रहे हैं। आचार्य जैसे फढ़ ख छ घाम, ये अर्थवत समुदाय कैसे? फड़ खच घाम अस्पष्ट हो रहा है तो प्रकाश तुमने अंधेरे में देखा होगा, कैसे देखा था? प्रकाश जला लिया, बत्ती जला लिया करो तब पढ़ा करो, फिर स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। अर्थवत कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं। हाँ अर्थ अच्छा, फढ़ ख छ घ, ये अर्थवत समुदाय नहीं है। अर्थवत समुदाय है, अर्थवत है तो क्या इनका अर्थ है प्रत्यय? ख ढ ख छ घ ये सब प्रत्यय के भाग है ना। देखो अर्थवत किसे कहते हैं, विचार करो कि हमने कोई शब्द बोला तो शब्द बोला, दूसरे ने कहा क्या मतलब, मतलब शब्द बोलते हैं ना, मतलब उर्दू में, कि क्या मतलब हुआ इसका। तो अब यदि दूसरे ने मतलब समझाना प्रारंभ कर दिया तो क्या है वो, अर्थ ही तो है नहीं है अर्थ। तो फड़ा खचा का बोला सूत्र में, अब हम व्याख्या करेंगे उसकी। छात्र प्रश्न करेगा ना, ये क्या बोला आचार्य जी आपने, क्या मतलब है इसका? तो हम कहेंगे कि फ ढ ख छ घ ये प्रत्ययों के भाग हैं, उनके अवयव हैं, यही इनका मतलब है, यही इनका अर्थ है। अर्थवान हो तो गए, निरर्थक कहाँ है? अब तुम कहो कि नहीं नहीं ये कोई अर्थ नहीं, आप ये बताओ कि फ किस वस्तु का नाम है, ढ किस वस्तु का नाम, वस्तु ला करके दिखाई जाए। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जहां वस्तु नहीं ला सकते हैं, जैसे च का अर्थ है और, वाह का अर्थ है अथवा। किसका नाम है ये, किसका नाम है अथवा? कहाँ है वस्तु वो, तो क्या निरर्थक हो गया ये? हम्म। हमने कहा अभाव, क्या अर्थ है अभाव का? जो नहीं है, तो नहीं है भी कोई अर्थ होता है क्या?
हमारा चित्र रुक गया अनमोल। तो इस तरह से अर्थवान हमें ऐसे लेना है, क्योंकि निरर्थकता जहां आती है वहां तात्पर्य है कि बस कोई भी शब्द या वर्ण बोल दिया, अब हम उसकी अभिव्यक्ति, उसका अभिधेय नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं मिल रहा है। जैसे किसी हमारे सामने अन्य भाषा का शब्द आ जाए, हमें पता ही नहीं क्या है उसका अर्थ, दूसरा पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे, भाई मैं नहीं बता सकता, मैंने ये भाषा नहीं पढ़ी है। तो मेरी दृष्टि में वो निरर्थक है, लेकिन जो उस भाषा का जानता है उसके लिए अर्थवान है वो। तो इस तरह से अर्थवान और निरर्थक को हम परिभाषित करते हैं। ऋषि अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इसमें अप्रत्यय से केवल प्रत्यय मात्र का निषेध लेंगे तो फिर कुमारी गौरी में कैसे प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती? नहीं होगी, नहीं होगी तो क्या बात है, वो सूर्य तो आएगा फिर। वो तो प्रत्यय वो तो हाँ प्रत्ययांत है। प्रत्यय है तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। तो अगली आपत्ति क्या आएगी कि स्वादित्पत्ति कैसे होगी फिर, यही तो प्रश्न है। नहीं, अप्रत्यय से केवल प्रत्यय का ही निषेध लिया। कुमारी तो प्रत्ययांत है। कुमारी प्रत्यांत है, लेकिन हम जब एकादेश करेंगे तो क्या करेंगे तेजस्विनी, पूर्व का अंतवत या पर का आदिवत? पर का आदिवत। तो पर का आदिवत मान करके अब क्या हो जाएगा, प्रातिपदिकांत हो जाएगा ये या प्रत्यांत हो जाएगा, यानी प्रातिपदिक बन जाएगा पूरा या प्रत्यांत हो जाएगा? प्रत्यांत। पर क्या था, प्रत्यय, ठीक है ना, पर का आदिवत। तो पर का आदिवत, पर का आदि का भाग, तो प्रत्यय का ही तो भाग बना वो, पूर्व का अंतवत। तो पूर्व का अंतवत मानेंगे तो प्रातिपदिक ही हो गया, ठीक है ना, प्रातिपदिक हो गया। लेकिन पक्ष दोनों चलते हैं, पक्ष तो दोनों चलते हैं ना वहां पर। तो उस अवस्था में पाणिनि ने ज्ञाप कह करके ज्ञंताबंत का ग्रहण अलग से भी कर दिया है। अगर कोई इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को लेकर के आग्रह करेगा तो ज्ञंत और आबंत का अलग से भी तो ग्रहण कर दिया है जी, ठीक है ना, तो उससे हम स्वादित्पत्ति कर लेंगे, कोई बाधा नहीं है। चलिए अर्थवत करके भी कर सकते हैं। हैं? अर्थवत है ना, अर्थवान। कुमारी शब्द, हाँ, तो कुमारी शब्द अर्थवात अर्थवात है तो क्या हो गया, उससे भी प्रातिपदिक संज्ञा। क्योंकि वहां तो प्रत्यय कृदंत से वर्जन समासांत किया कह, था। वहां कृदंत अयतांत कह करके बात कर तो दी गई है। अगर सारे अर्थवान ऐसे ले लिए जाएंगे तो कृदंत अयतांत कहने की क्या आवश्यकता है फिर, हैं? जी। अरे प्रत्यय सहित अर्थवान तो सभी होते हैं ना, हम्म, तो वहां कृदंत तहितांत की ही होनी है, वहां ऐसे नहीं कि सर्वत्र हम कर लेंगे अर्थवान मान करके। हमें नियम से चलना पड़ेगा ना, ऐसे आपाधापी नहीं करनी है इस तरह से। हमें शब्द साधुत्व को देखते हुए सूत्रों के अर्थों को घटाना है। तो कहां तक देख लिया हमने कि समास ग्रहण नियमार्थ हो गया, उदाहरण देखे तो कृत का हो गया कारकः हारकः कर्ता हर्ता, ठीक है ना, तद्धित में उपगवः कापटवः। और समास का राजपुरुषः ब्राह्मण कम्बलः, आगे स्पष्टता और कर दी थी कि पीछे कहा था ना समास ग्रहणम नियमार्थम। तो समास ग्रहण से नियमार्थत्वात्, उससे लाभ क्या हुआ कि हमने जब नियम के आधार पर यही माना कि अगर अर्थवान समुदाय लिए जाएंगे तो केवल समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो उससे हमें यह भी लाभ हुआ कि वाक्य भी तो अर्थवान होते हैं पूरे। वाक्य जो कि पूरा शब्दों का पदों का समुदाय है वो भी अर्थवान होता है। तो पूरा वाक्य बोल करके उससे फिर एक स्वादुत्पत्ति होगी फिर अलग से, और है ना। तो समास ग्रहण से नियमार्थत्वाद वाक्यस्य अर्थवतः संज्ञा न भवति, अर्थवान वाक्य होते हुए भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, क्योंकि नियम से हमने पीछे देख लिया कि अगर अर्थवान समुदाय की होगी तो वह केवल समास की ही होगी। आगे अब यहाँ पर ये दो प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र तो
पूरे हो गए। अब उसी प्रातिपदिक, क्योंकि प्रकरण चला हुआ है थोड़ा सा, तो उसी प्रातिपदिक के विषय में आगे कहा कि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो नपुंसक लिंगे अर्थे यद प्रातिपदिकम वर्तते, पूरे प्रातिपदिक को ले रहे हैं कि पूरा प्रातिपदिक जो कि नपुंसक लिंग में वर्तमान है उसके अर्थ को बता रहा है। तो उस अवस्था में तस्य ह्रस्व भवति, उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो कहाँ होगा ह्रस्व? तो क्योंकि ये विधि है, आदेश कर रहा है यहाँ पर ह्रस्व रूपी, तो ये कहाँ होगा? तो अलुन्त्यस्य, ठीक है ना, अंतिम अल के स्थान में होगा। क्यों? क्योंकि ह्रस्व आदेश जब करेंगे तो एक अल आएगा, दो अल आएंगे, तीन अल आएंगे, कितने आएंगे? एक ही आएगा। एक ही तो आएगा। तो अल विधि हो गई ना एक प्रकार से। ये अल विधि शब्द न कह करके यहाँ कहना चाहिए एक अल मात्र है केवल, ठीक है ना, अनेकाल नहीं है, एक अल है। तो एक अल है तो अलोन्त्यस्य सूत्र लगना ही है, क्योंकि अनेक अल होते तो अनेकाल शुद्ध सर्वस्व लगता। तो वही कहा कि आदेशे अलोन्त्यस्य अचः, अंतिम अल जो अच होगा उस प्रातिपदिक का, उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो अतिरई अतिनौ समास करने के बाद की स्थिति ये हो रही थी यहाँ पर। नपुंसकलिंग में वर्तमान था ये, क्योंकि कुलम का है ये विशेषण, कुलम नपुंसकलिंग में आ रहा है। तो अब इस प्रातिपदिक का जो अंतिम अच है ऐ और औ, उसको ह्रस्व हो गया। ए चय ह्रस्वादेश लगा लेंगे यहाँ पर। अतिरि अतिन नपुंसक इति किम, प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में ही होना चाहिए। अब ग्रामणी ही सेनानी ही में ग्रामम नयति इति ग्रामणी ही, तो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम पुल्लिंग में लेंगे या स्त्रीलिंग में भी लेंगे तो उस अवस्था में नपुंसक लिंग में तो है नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको ह्रस्व नहीं होगा। और यदि हम कुल शब्द को ले लें विशेषण के रूप में ग्रामणी सेनानी, तो क्या होगा? ब्राह्मण कुलम। तब तो ह्रस्व हो जाएगा ना। तो यहाँ नपुंसक इति किम कह करके हमें उदाहरण कैसे देना है? अब ये या तो पुल्लिंग का माने हम अथवा स्त्रीलिंग का माने। प्रातिपदिकस्य इति किम, अब जो उदाहरण पीछे आया था ना, पीछे ये आया था कांडे कुड्डिये, ऐसा ही था ना। तो यहाँ भी देखो वैसा ही दिया है, कांडे तिष्ठतः कुड्डिये तिष्ठतः, यानी प्रातिपदिक जो ग्रहण किया है कि प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। यहाँ पर जो शी आदेश किया है तो कांड ई और कांडे एक आदेश करके कांडे कुड्डिये बनाया, तो प्रातिपदिक को ह्रस्व करता है ये। अब यहाँ जो प्रत्यय का भाग इसमें मिला है एक आदेश करके, ये प्रातिपदिक है नहीं। अ और ई मिल करके ए बना, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपत्ति कब दिखाई जा रही है? प्रातिपदिक से किम कह करके यदि हम अंतवत भाव कर लेते हैं, अंतवत भाव, अंतवत भाव का तात्पर्य क्या बनेगा? पूरा शब्द फिर प्रातिपदिक, पर का आदिवत होता है, पूर्व का अंतवत होता है। तो पूर्व क्या था? प्रातिपदिक, और उसी का अंत जैसा उसको मान लिया हमने एक आदेश को भी, तो वो भी प्रातिपदिक जैसा ही हो गया। प्रातिपदिक जैसा हो गया तो ह्रस्व की प्राप्ति होगी, फिर होगी कि नहीं? तभी तो प्राप्त होगा। प्रातिपदिक कहते हुए भी तो प्राप्त हो रहा है फिर ये। अब क्या उत्तर दें फिर हम? तो कहा यहाँ जो प्रातिपदिक ग्रहण किया गया है, इस प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्य से ही यहाँ जो एक आदेश किया है, ये एकादेशः प्रातिपदिक ग्रहण सामर्थ्यात् एकादेशः पूर्वस्य अंतवत न भवति। ये पूर्व का अंतवत नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? फिर पर का आदिवत होगा। पर का आदिवत होगा तो प्रत्यय रहेगा, और प्रत्यय प्रातिपदिक होता नहीं, इसलिए उसको ह्रस्व नहीं होगा। अब ये जो ह्रस्व
यहाँ पर प्रारंभ किया गया है इस सूत्र के द्वारा, ये अगले सूत्र में भी जा रहा है ये। तो गो स्त्रियो रूप सर्जनस्य, अब यहाँ पर भी प्रातिपदिक के पीछे से अनुवृत्ति लाएंगे और कैसे कैसे उनका संबंध बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब षष्ठियां 3 हो जाएंगी। एक तो प्रातिपदिक से आ रहा है पीछे से, इसमें भी गोस्त्रियों में भी षष्ठी है और उपसर्जनस्य में भी षष्ठी है, 3 षष्ठियां बन रही हैं। तो उनकी संगति कैसे लगाएंगे? तो पहले तो यहाँ देखते हैं हम कि प्रातिपदिक स्थिति वर्तते ये शब्द आ गया, और गो शब्द जो सूत्र में लिया गया है, ये गो यहाँ पर ग्रहण करेंगे हम स्वरूप से, ठीक है ना। गो इति स्वरूप ग्रहणम, क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि अगला जो स्त्री शब्द आ रहा है इसका स्वरूप से ग्रहण नहीं होगा, यानी कि दोनों में एक रूपता नहीं है। गो का ग्रहण हुआ स्वरूप से, स्त्री का ग्रहण स्वरूप से नहीं है। तो नहीं है तो किसका ग्रहण है? कि प्रत्यय का ग्रहण है। पता कैसे लग रहा है? तो क्योंकि हम ये मान के चलते हैं ना कि प्राचीन काल में सूत्रों में भी स्वरों का अंकन होता था, तो स्वरित का चिन्ह इस पर स्वीकार किया गया कि स्वरितत्वात्, और स्वरित लगाते हैं तो क्या अर्थ निकलता है? स्वरितेन अधिकार है। अब यहां तो कोई अधिकार नहीं चल रहा है स्त्री का, तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ इसको लगाएंगे? कि जहां स्त्रियां कह करके उसके अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं उन प्रत्ययों का यहाँ ग्रहण होगा। स्त्रियाम तो 2 स्थानों पर आया है, स्त्रियाम 3 में भी तो स्त्रियाम है, वहां भी कुछ प्रत्यय कहे गए हैं स्त्रीलिंग में, और 4थे अध्याय में भी स्त्रियाम के अधिकार में टाप डाप चाप आदि ये सब प्रत्यय कहे हैं। तो स्त्रियाम 3 वाला अधिकार भी ले लें यदि, तो सार्थकता रहेगी वहां। वो तो पहले से ही ह्रस्व है 3 तो है या नहीं है? और कौन सा प्रत्यय वहां? दीर्घ कौन सा है प्रत्यय वहां? अप्रत्यय है, वो भी ह्रस्व है। अप्रत्ययात है नहीं है? तो वहां ये संगत नहीं हो पाएगा। इसलिए 4th अध्याय में जो स्त्रियाम का अधिकार किया है वो लेना है। तो स्त्री प्रत्यय ग्रहणम स्वरितत्वात्, ये हो गया। अब ये जो तीसरा पद है उपसर्जन से, जो षष्ठ्यंत है, उपसर्जन ग्रहणम तयोर विशेषणम, अब ये बनेगा इनका विशेषण, ठीक है ना, ये बनेगा विशेषण। अब विशेषण बनेगा तो कैसे अर्थ करेंगे? गोह उपसर्जनस्य, गो शब्द कैसा हो? उपसर्जन, तो उपसर्जन संज्ञा भी इसकी करनी होगी। 2 सूत्र आए थे ना पीछे उपसर्जन संज्ञा करने के, 2 ही प्रातिपदिक के आए थे, 2 ही ह्रस्व करने के, ये 2 का चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो गो उपसर्जनस्य ये हो गया। अब स्त्री, क्योंकि प्रत्यय का ग्रहण किया स्त्री शब्द से, अब यहीं पर थोड़ा समझने की बात है कि गो का हमने स्वरूप से ग्रहण किया, तो केवल मात्र इतना वाक्य बना गो उपसर्जनस्य, अर्थात उपसर्जन गो शब्द, उपसर्जन है विशेषण, गो नहीं। ये तो बोलने में ऐसा आ गया है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं उपसर्जनस्य गो हो, ठीक है ना। ऐसा हो गो उपसर्जन, समास कर दो तो उपसर्जन गो हो, ऐसे बोल दो। यानी कि उपसर्जन गो शब्द एक ये हो गया अर्थ। लेकिन स्त्री तो स्वरूप से है नहीं, वो प्रत्यय है, और प्रत्यय होगा तो तदंत विधि होगी। अब होगी कि नहीं? संज्ञा विधि नहीं तो नहीं करेंगे, तदंत विधि ये थोड़ी कितना बंधन लगा दिया, वो कहीं करेंगे ही नहीं, अब तदंत विधि ही होनी है। तो अब उपसर्जन भी जोड़ना है साथ में, तो वो जो शब्द बनेगा स्त्री, वो क्या होगा? स्त्री प्रत्ययांत। अब स्त्री का अर्थ क्या करेंगे हम? स्त्री प्रत्ययांत, स्त्री प्रत्ययांत का बनेगा उपसर्जन विशेषण, स्त्री प्रत्यय का नहीं। फिर समझो, पीछे उपसर्जन शब्द बना विशेषण गो शब्द का, लेकिन यहां उपसर्जन विशेषण बनेगा स्त्री प्रत्ययांत का,
स्त्री प्रत्यय का नहीं। हो गया स्पष्ट। तो एक अंत शब्द यहाँ बोल दिया है हमने, लेकिन गो के साथ में नहीं बोला है। तो उपसर्जन गो शब्द, उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत, ठीक है ना। इन स्त्री प्रत्ययांतस्य उपसर्जनस्य, ये यहां तक इन्होंने अर्थ कर दिया दोनों का। अभी प्रातिपदिक शब्द नहीं बोला है हमने, ध्यान रखना, अभी प्रातिपदिक छूट गया है। अब कहा कि ताभ्याम प्रातिपदिकस्य तदंत विधि, एक तदंत विधि और होगी। अब ये और मैंने कहा है स्त्री प्रत्यांत की दृष्टि से, गो शब्द के साथ में तो पहली बार आएगी तदंत विधि, वहां और नहीं बोलेंगे। तो ताभ्याम प्रातिपदिकस्य तदंत विधि। अब ये अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है। तो क्योंकि गो शब्द का उपसर्जन विशेषण बनाया था तो उसको पहले बोलेंगे। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य क्या प्रातिपदिकस्य, ये साथ में जोड़ सकते हैं हम इसको अलग कर दो इतना। तो यहाँ एक ही बार तो बोला है हमने, अंत उपसर्जन। अब ये तदंत विधि हो क्यों रही है यहाँ पर, क्योंकि ये बना है किसी का विशेषण, और विशेषण में तदंत विधि होती है। कोई उलझन तो नहीं आ रही अभी तक, तदंत विधि विशेषण में होती ही है। तो उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य, हो गया स्पष्ट। अब जो दूसरा हमने पहले प्रातिपदिकस्य जोड़ने से पहले जो शब्द बनाया था स्त्री प्रत्यांतस्य उपसर्जनस्य, उसको भी थोड़ा बदल करके बोलेंगे अब, क्योंकि उपसर्जन विशेषण है। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य, यही तो बोला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये प्रातिपदिकस्य का विशेषण बन रहा है तो एक अंत और जोड़ना होगा अब इसमें। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतान्तस्य प्रातिपदिकस्य, घुस गया नहीं बुद्धि में? तो यहाँ दो अंत जोड़ते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसकी ध्वनि आई थी अभी? नहीं, घुस गया एक। तो हो गया ना, उपसर्जन गो शब्दांतस्य उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतान्तस्य च प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो भवति। अब उदाहरण में घटा लो सारी बातें, तब और स्पष्ट हो पाएंगे। प्रथमावृत्ति में इतना विस्तार से नहीं देखा था हमने, ठीक है, हमने अर्थ पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन यहाँ हम क्योंकि ठोंक बजा करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, वहां जैसा देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, वैसा मान लिया। यहाँ ऐसे नहीं मानेंगे अब, क्योंकि ये तो प्रयोगशाला चल रही है, साथ में परीक्षण करते हुए हम देखेंगे। तो उदाहरण में देखो, पहले गो का देख लो। अब ये जो हमने समास बना करके शब्द बोला चित्रगु, चित्रागावः यस्य, तो प्रातिपदिक तो चित्र गो इतना बनेगा पहले, रस तो बाद में करेंगे। अब ये चित्र गो जो प्रातिपदिक है, तो पीछे क्या कह रहा है सूत्र, उपसर्जन गो शब्द, अंत बाद में बोलना। तो गो शब्द यहाँ उपसर्जन है कि नहीं है, क्योंकि बहुरी समास किया है, बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, कोई आपत्ति नहीं। और वह गो शब्द जो कि उपसर्जन है, वह पूरे प्रातिपदिक यानी कि चित्र गो, क्यों है चित्र गो प्रातिपदिक, कृतधित समासाष्ट से, उसके अंत में आ गया वो। अब इसने ह्रस्व कर दिया, घट गया, तो चित्रगुहु शबलगु। अब स्त्री में घटाओ, तो देखो निरशब्द है और कौशाम्बी, हमें कौशाम्बी पर ध्यान देना है मुख्य रूप से, कि कौशाम्बी शब्द ये स्त्री प्रत्यांत है, ठीक है ना, यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन क्या उपसर्जन भी है? जैसे चित्रगु में बहुरी समास करने के कारण से सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, तो हमें स्पष्ट पता लग गया कि गो शब्द वहां पर उपसर्जन है। लेकिन यहाँ तो तत्पुरुष समास किया है, और तत्पुरुष समास में तो पूर्व पद होता है उपसर्जन, कौशाम्बी कैसे हो जाएगा? एक विभक्ति। हाँ, तो वहां सूत्र ही दूसरा है, वहां सूत्र दूसरा है, यानी कि जिस सूत्र से हमने चित्रगु में उपसर्जन संज्ञा की थी उससे नहीं करेंगे, यहाँ दूसरे से करेंगे। एक व्यक्ति
चा पूर्व निपाते। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ही उपसर्जन है। वैसे पिछले सूत्र में भी दोनों थे, पिछले उदाहरण में भी, चित्रगु में भी। तो कौशाम्बी शब्द स्त्री प्रत्यांत भी है और उपसर्जन भी है। अब ये पूरा एक प्रातिपदिक पकड़ना है हमें, क्योंकि उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक वो कौन सा है, कौशाम्बी है या निर्कौशाम्बी है? निर्कौशाम्बी। पूरा पूरा मिला निर्कौशाम्बी। करके है ना, ये है स्त्री प्रत्यांतांत। तो इसको भी ह्रस्व हो गया। ये है निर्वाराणसी ही, अति खट्वः, अति मालः। अब प्रत्युदाहरण, तो उपसर्जनस्य इति किम, क्यों कहा गया? तो राजकुमारी, अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि राज्य कुमारी, तो कुमारी शब्द कैसा है? स्त्री प्रत्ययांत। पूरा प्रातिपदिक कैसा है? स्त्री प्रत्ययांतांत। लेकिन उपसर्जन। उपसर्जन नहीं है। उपसर्जन तो राजन शब्द है यहाँ पर, है नहीं है? प्रथमा निर्दिष्टम, हम वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति चापूर्व निपाते, क्योंकि विग्रह करेंगे तो राज्य है कुमारी, राज्य है कुमारियई, राज्य है कुमारिया, कुछ भी कर लो। कहाँ है एक व्यक्ति? कौशाम्बी में ऐसा नहीं था, वहां पंचमी ही आनी थी सर्वत्र, तो इसलिए ह्रस्व नहीं हुआ। आगे स्वर तत्व इति किम, ये प्रश्न उस पर उठाया गया है कि आपने स्त्रियाम के अधिकार वाले ही प्रत्यय क्यों लिए? आप केवल स्त्रीलिंग के ही प्रत्यय कहीं भी हैं, जो भी स्त्री लिंग में शब्द आते हैं उन सारे ही प्रत्ययों को आप ले सकते थे। तो अगर स्त्रियाम के अधिकार में आने वाले प्रत्यय न कह करके सभी प्रत्यय ले लिए जाते जिनसे शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, तो अनादि कोश में भी तो ई प्रत्यय कहा गया ना, एक अवि त्रि स्त्री तंत्रिभ्य ई, अनादि कोश का सूत्र है ये। उसी के आगे है फिर लक्षेर मुठ्य, ऊपर से ई की अनुवृत्ति ले लेते हैं, लेकिन वहां ई प्रत्यय बना करके पूरा शब्द स्त्रीलिंग में आता है मान लिया, लेकिन वहां ई प्रत्यय स्त्रियाम कह करके अधिकार में नहीं है किसी अन्य शब्द सूत्र के, तो उनको उनका यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे। तो अति तंत्री ही स्त्रीलिंग का ही है ये, है अति लक्ष्मी ही, अति श्री ही, तो अन्य सारी बातें हट रही हैं। स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक तो बन चुका है ये, लेकिन उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत नहीं है अब ये। क्यों नहीं है? नहीं, उपसर्जन भी कह सकते हैं, उपसर्जन भी है, बहुरी समास किया है ये, लेकिन यहाँ पर स्त्रीयाम के अधिकार में आए हुए प्रत्यय के अंत वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ह्रस्व नहीं करेगा। जी बहुव्रीहि समास है तो बहुरी समास, हाँ बहुरी समास करेंगे। विग्रह से नहीं, बहुरी समास क्यों, वो प्रातिपदिक तत्पुरुष समास करेंगे। अत्यादय क्रांतार्थ थे, और एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे, तंत्री की और लक्ष्मी की और श्री की, ठीक है ना, जैसे निष्कौशाम्बी निर्वाराणसी बनाया था उस प्रकार से। आगे एक वार्तिक दे दिया है कि ईयसो बहुव्रीहे प्रतिषेधो वक्तव्यः। क्या तात्पर्य होगा यहाँ पर कि ईयसुन प्रत्यांत शब्द लेंगे, तो ईयसुन प्रत्यांत है शब्द श्रेयस, पहले इतना ले लो, और ईयसुन प्रत्यांत जो शब्द है उससे फिर स्त्री प्रत्यय, तो ईयसा जो वार्तिक में कहा गया है ना, इसको यूं ही नहीं लेना है, इसका अर्थ होगा ईयसुन प्रत्यांत से विहित जो स्त्री प्रत्यय है तदंत प्रातिपदिक, ठीक है ना, ये अर्थ होगा यहाँ पर। तो यहाँ जो श्रेयसी शब्द है ये ईयसुन प्रत्यांत से स्त्री प्रत्यय किया गया है, और बहुरी समास है यहाँ पर कि बह्व्यः श्रेयस्यः अस्य, श्रेयसी माने कल्याणकारिणी,
अब बहुत सारी कल्याणकारिणी है जिसकी, हो गया बहुरी समास। बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं। तो उस अवस्था में अब ये शब्द जो बहुश्रेयसी बना, ये उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत प्रातिपदिक हो गया कि नहीं? हो गया। तो ह्रस्व प्राप्त हो रहा है, इसने वार्तिक ने निषेध कर दिया। तो बहुश्रेयसी नहीं तो बहुश्रेयसी ऐसे बनता। विद्यमान श्रेयसी विसर्ग भी होते, बहुश्रेयसी ही ऐसे बनता। जैसे पीछे था ना निष्कौशाम्बी ही। वैसे उदाहरण लगाएंगे इसका, चित्रगुह जैसा, क्योंकि निष्कौशाम्बी में तत्पुरुष समास है, इसमें बहुरी समास है। तो इस तरह से ईयसन प्रत्यांतों में ये नहीं करेगा ह्रस्व। अब ये तो विषय हो गया पूरा, लेकिन यहाँ जो स्त्री प्रत्यय का और उपसर्जन का प्रकरण चल रहा था, ये जो शब्द पढ़े गए थे, इनको अनुवृत्ति के रूप में अगले सूत्र में भी ले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो संबंध जुड़ा ही रहा पिछले सूत्रों से, लेकिन पिछले सूत्र जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य यहाँ नहीं है, यहाँ अन्य प्रकार का कार्य है। लेकिन अन्य प्रकार का कार्य होते हुए भी पिछले सूत्र की प्राप्ति, किए हुए कार्य की प्राप्ति तो है, तो उसकी प्राप्ति में ही ये अगला लुक का विधान किया गया है। तो सूत्र है लुक तद्धित लुकी। तो अनुवृत्ति किसकी आ रही है बता दिया कि स्त्री ग्रहणम अनुवर्तते उपसर्जनस्य इति च। दोनों की निवृत्ति ले लेंगे यहाँ पर, और दोनों की निवृत्ति लेंगे तो इसका स्पष्ट है कि पूर्व सूत्र से यहाँ पर ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी, वहीं पर इसका लुक करना है। अब तो पूर्वेण ह्रस्वत्वे प्राप्ते लुक विधीयते। शर्त क्या है इसकी कि तद्धित लुकी सती। अब ये सती क्यों लगाना पड़ा? सप्तमी जहां आती है तो हम क्या अर्थ करते हैं? परे रहते। तो लुक तो एक अभाव है ना, अदर्शन है। तो अदर्शन परे रहते ये हम कैसे घटाएंगे? वो तो है ही नहीं, दृश्य ही नहीं है, विद्यमान ही नहीं है। तो सती सप्तमी मान करके तद्धित का लुक हो जाने पर, तद्धित प्रत्यय का अदर्शन हो जाने पर, तब ये सूत्र लगेगा। तो लुक तद्धित लुकी सती स्त्री प्रत्ययस्य उपसर्जनस्य लुक भवति। ठीक है ना। पूर्व सूत्र में जो स्त्री प्रत्यांत कह करके अर्थ किया था, वहां पर उपसर्जन का भी ग्रहण था, ठीक है ना। लेकिन वह उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत में, यानी स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन का ग्रहण है, और यहाँ स्त्री प्रत्यय उपसर्जन है। थोड़ा भी परिवर्तन देखना, क्या बोला मैंने अभी? वहां स्त्री प्रत्यांत, जैसे कौशाम्बी को ले लें, निष्कौशाम्बी में, तो कौशाम्बी स्त्री प्रत्यांत है और उपसर्जन है। कैसे? एक अभिव्यक्ति क्या पूर्व निपाते। यहाँ क्या है देखो, अर्थ क्या कर रहे हैं? स्त्री प्रत्यय से उपसर्जन से, यहाँ बोला है प्रत्यांत? नहीं बोला। स्त्री प्रत्यय से उपसर्जन से। अब थोड़ी उलझन आएगी, आ रही है नहीं? क्या आ रही है बताओ पहले। उपसर्जन कैसे होगा? हाँ कैसे होगा? कैसे होगा? वहां तो हमने कर लिया कि एक व्यक्ति क्या पूर्व निपात है, यहाँ स्त्री प्रत्यय से कौन सी एक व्यक्ति आ रही है? और न ही हम उसको लगा सकते हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उसका तो कोई यहाँ प्रसंग ही नहीं है। तो स्त्री प्रत्यय कैसे बनेगा उपसर्जन? अब क्या करेंगे फिर? अनुवृत्ति तो उसी के ला रहे हैं हम पीछे से। तो देखो, अनुवृत्ति आते हुए भी, उपसर्जन शब्द पीछे से यहाँ आते हुए भी अब अर्थ बदल जाएगा इसका। वहां हमने उपसर्जन शब्द लिया था पारिभाषिक, ठीक है ना, संज्ञा करके लिया था। अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा अपने आप बोल दो। यहां उपसर्जन का अर्थ होगा लौकिक।
पारिभाषिक का उल्टा हो जाता है लौकिक, और लौकिक में तात्पर्य उपसर्जन का अर्थ क्या होता है लोक में? अप्रधान। है अप्रधान। नहीं समझ में आया मुझे। तो देखो प्रधान, ठहरेंगे। अच्छा, तो प्रधान और अप्रधान, ठीक है ना। गौण, गौण कह सकते हैं, उपसर्जन कह सकते हैं, अप्रधान कह सकते हैं, ये सब एक अर्थक हैं ये, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर अर्थ लेना है। अब वही अर्थ लेना है तो इसका तात्पर्य है कि जो प्रत्यय है वह यहाँ पर अप्रधान होना चाहिए। तो प्रत्यय कैसे बनता है अप्रधान, ये हम उदाहरण में देखेंगे। प्रत्यय अप्रधान कब बनेगा? देखो हम वैसे विचार करके देख लो कि प्रत्यय किसी अर्थ को ही तो बोलता है। इसका तात्पर्य हुआ कि जिस शब्द में प्रत्यय आया हुआ है वो जिस अर्थ में आया, एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब वह शब्द उस अर्थ को नहीं बोल रहा है, उसकी प्रधानता नहीं रही है। जैसे स्त्री प्रत्यय आएगा तो स्त्रीत्व को कहेगा, स्त्री प्रत्यय आकर के स्त्रीत्व को कहेगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो स्त्रीत्व को नहीं कह रहा है, कुछ और ही अर्थ निकल रहा है उस शब्द से, तो स्त्री प्रत्यय हो गया ना उपसर्जन। ऐसा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो लौकिक उपसर्जन यहाँ पर लिया गया है। अब देखो कैसे घटाएंगे इसको। तो उदाहरण में देखो, पंचेन्द्राण्यो देवता अस्य, पंचन शब्द है और इंद्राणी शब्द है। अब यहाँ इन दोनों शब्दों में हमारा केंद्र बिंदु कौन शब्द है? इंद्राणी। इंद्राणी में भी प्रत्यय पकड़ो केवल, आनी या नीब कह लो, लेकिन आनुक साथ में हुआ है उसके, ठीक है ना। तो ये जो आनी है यहाँ पर, ये स्त्री प्रत्यय है, और स्त्री प्रत्यय तो स्त्रीत्व को ही कहेगा। तो जब तक ये इंद्राणी शब्द था, जब तक इंद्राणी शब्द था, समास नहीं किया था हमने पंच के साथ में, पंचन शब्द के साथ में जब तक समास नहीं हुआ है, तब तक इंद्राणी में आया हुआ स्त्री प्रत्यय स्त्रीत्व को ही तो कह रहा है, प्रधानता है उसकी, मान लिया प्रधानता है। अब जरा समास करके देख लो कि पंच इंद्राण्यो देवता अस्य, अब कह रहा है अब कुछ और ही अर्थ आएगा ना। बहुरी समास करके शब्द किसी और का बनता है विशेषण, अब ये किसका बनेगा विशेषण? भाई जो भी है जिसके 5 देवता हैं इंद्राणी, ठीक है ना, जो भी अभी हमने बनाई है उसका बनेगा ये विशेषण। तो उस अवस्था में पंचन और इंद्राणी का समास करके अब ये जो इंद्राणी शब्द में स्त्री प्रत्यय है ये हो गया उपसर्जन। चलो ठीक है, मान लिया। अभी तक ये सूत्र नहीं लगेगा ऐसे। इसकी शर्त दूसरी क्या थी कि तद्धित का लुक हो जाना चाहिए। तो तद्धित का लुक, यहाँ तद्धित प्रत्यय कौन सा लाएंगे? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय। लुक किससे करेंगे? द्विगु संज्ञा हो गई ना इसकी, द्विगोर लुग अनपत्य, अनपत्य अर्थ में आया हुआ है, अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में आया हुआ अण प्रत्यय, उसका द्विगु संज्ञा होने पर उससे उत्तर आएगा तो उसका लुक हो जाएगा। तो लुक हो गया। अब शब्द रह गया हमारे पास में पंचेन्द्राणी। ये समास करके बन चुका है, शब्द प्रयोग के लिए उपयुक्त हो चुका है। अब इस सूत्र की प्रविष्टि हो गई, लेकिन इस सूत्र की प्रविष्टि से पहले हमें पूर्व सूत्र की प्राप्ति दिखानी होगी ना। तो पूर्व सूत्र ने क्या कहा था? पूर्व सूत्र ने क्या कहा था? स्त्री उपसर्जन स्त्री प्रत्यय। तो घटाओ जरा उसको, यहाँ पर कैसे घटाएंगे? वहां तो हमें उपसर्जन पारिभाषिक ही लेना है ना, वहां उसी ग्रुप में घटाओ उसको। देखो बहुरी समास किया है, बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते हैं, इंद्राणी भी उपसर्जन है, एक नहीं उससे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से, और इंद्राणी शब्द स्त्री प्रत्यांतांत उपसर्जन हो गया ना। अब ये उससे रस की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। अब इसने क्या कर दिया, द्विगोण लुगन प्रत्यय ने
इसने अण प्रत्यय का लुक होने के बाद जो स्थिति बनी है, तो अब यहाँ ये सूत्र आ गया कि लुक तद्धित लुकी। तद्धित का लुक हो गया है तो ह्रस्व नहीं करेंगे, अपितु जो कि उपसर्जन स्त्री प्रत्यय है। अब यहाँ उपसर्जन का ध्यान रखना, अब प्रधान जो स्त्री प्रत्यय है उसका लुक कर देंगे। अब उसका लुक हुआ तो उसके साथ जो आन आया था, आनुकागम, वो भी हट गया। कौन सी परिभाषा लगाते हैं? निमित्तापाये निमित्तापाये। नैमित्तिक निमित्ता पाए, भाई उसी के निमित्त से आया था ना, तो नैमित्त का भी अभाव हो जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्याप्यपायो भवति। अब रह गया केवल इंद्र शब्द, तो पंचेंद्र बन गया। ये पंचेंद्र दशेंद्र, ऐसे ही षष्कुली शब्द में है, घटा लो वैसे ही। तो पंच भी षष्कुली भी कृतः, यहाँ पर आनुक आगम नहीं था, केवल प्रत्यय को ही हटाना है, तो पंच षष्कुल। तो ये तो थे समास वाले शब्द। और समास में हमें उपसर्जन वैसे नहीं देखना था कि प्रथमा निर्दिष्टम सूत्र लगा करके, न ही एक व्यक्ति वाला सूत्र लगाया था हमने। गौण उपसर्जन मानते हुए, वो हाँ गौण अर्थ लेते हुए उसका, और अप्रधानता देखते हुए स्त्री प्रत्यय का लोक किया था। लेकिन यह आमलक्या फलम आमलकम, यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ समास तो नहीं है। आमलक्या फलम, तो आमलकी जो शब्द बना था पहले, ये तो स्त्रीलिंग में था, और स्त्री प्रत्यय की यहाँ पर प्रधानता थी, क्योंकि शब्द स्त्रीत्व का बोध करा रहा था। लेकिन फल अर्थ ला करके आमलक्या फलम, अब यहाँ कौन सा प्रत्यय किया? मयट नित्यम वृद्ध शरादिभ्य मयट प्रत्यय। ठीक है ना, मयट प्रत्यय आकर के फल अर्थ में लुक करने वाला सूत्र भी बैठा हुआ है, फले लुक। तो देखो, फल अर्थ को कह रहा है अब ये, तो स्त्रीत्व को तो नहीं कह रहा है, तो स्त्री प्रत्यय की प्रधानता गई। अब वह प्रत्यय हो गया अप्रधान, अर्थात अनुपसर्जन। बस इतनी ही मात्र में ये सूत्र लग जाएगा। क्या कि यहाँ पर पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। पीछे हमने दिखाया था ना, पंचेंद्राणी में ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ नहीं हो रही है वैसी। तो ये अंतर भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये पारिभाषिक उपसर्जन तो बन ही नहीं सकता। अब ये एक व्यक्ति वाली बात भी नहीं घटेगी यहाँ पर, और न ही कोई हमने समास किया है किसी के साथ में जो प्रथमा निर्दिष्ट हम लगा पाए। तो यहाँ पूर्व सूत्र से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो वाक्य था ना प्रारंभ में कि पूर्वेण ह्रस्वत्व प्राप्त लोग विधीयते, तो देखो वाक्य कहीं एक स्थल पर भी चरितार्थ हो जाना चाहिए बस। अब कोई वह उस वाक्य को लेके बैठ जाए कि नहीं आपको यहाँ भी घटाना पड़ेगा, यहाँ कहाँ है पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त? ठीक है ना, एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, कौन होते हैं वो लोग? जिद्दी है ना, हठी दुराग्रही। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ स्त्री प्रत्यय प्रधान हो चुका है, और उपसर्जन होने के कारण से उसका लुक हो गया, क्योंकि हमने मयट का लुक कर दिया था। ऐसे ही बदरम कुवलम, ये क्या थे पहले? बदरी कुवली। तद्धित ग्रहणम किम, तो तद्धित को तो लेना ही था, लुक तद्धित लुकी, क्योंकि गार्ग्या कुलम गार्गी कुलम में यहाँ क्या है जरा बताना, स्वयं सोचो। अच्छा कैसे घटाएंगे? अब तो अभ्यास हो गया होगा ना इति किम इति किम पढ़ते पढ़ते। देखो ये सूत्र का अर्थ जब स्पष्ट हो जाता है तो प्रतिदाहरण समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है फिर। तो क्या है यहाँ पर, किसका लुक माना जाएगा? ये यही प्रत्यय जो आया था दर्गादित जो यही अपत्यार्थ में, हम्म वो तद्धित प्रत्यय है। और गार्गी हम्म कुलम, यहाँ पे संतुष्टि नहीं हो रही है ना
चलो और अनमोल हटाओ। देखो शब्द है गार्गी कुलम, गार्गी को पकड़ लो पहले, ठीक है ना, जिस अवस्था में भी है ये। यहाँ स्त्री प्रत्यय है कि नहीं, यहां तक आ जाओ। गार्गी में स्त्री प्रत्यय है या नहीं? है। है। क्या प्रधान भी है ये? प्रधान नहीं। अब तो कुल को कह रहा है ना, अब स्त्री तो कहाँ रहेगा? कुल के साथ में समास होने के बाद स्त्री प्रत्यय की प्रधानता रह गई अब। और वैसे ही हम तत्पुरुष समास में क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कैसा होता है? उत्तर पद प्रधान। कैसे भी घटा लो यहाँ पर। अच्छा, तो स्त्री प्रत्यय उपसर्जन हो गया। अब हमें दिखाना है कि लुक किसी प्रत्यय का दिखाना है, और वो तद्धित का नहीं होना चाहिए। तो गार्गी कुलम में समास जब किया था तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति गार्गी में कौन सी आई थी? नस गार्ग्या कुलम। कुलम। नस का लुक नहीं किया है क्या? सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक तो किया है ना। जी। तो किसी भी प्रत्यय का, आप तो किसी भी बोलेंगे ना, तद्धित तो बोला नहीं सूत्र में हमने कि लुक प्रत्यय लुकी। किसी भी प्रत्यय का लुक हो जाने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा। तो ngस का लुक हो जाने के कारण से अब गार्गी में स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा। तद्धित ग्रहण इसलिए किया है क्योंकि तद्धित तो है नहीं यहाँ पर ngस। चलो अब दूसरा उदाहरण देखो, लुकी इति किम। अब क्या है यहाँ गार्गी, तुम यहाँ कैसे घटाएंगे अब? लुकी इति किम। अब तो ये ना लुक ही लुक हो, ऐसा क्यों कहो, आप सीधे कह दो तद्धित लुकी, ठीक है ना। तद्धित का लुक हो जाने नहीं, लुक तद्धित लुकी कैसे बोलेंगे फिर सूत्र? तद्धित लुकी। लुक। तद्धित लुकी में तद्धित वो लुक को हटा दो, लुक वाला लुक तो रहेगा। आक्षेप किस पे है, लुक पे है या लुकी पे है? लुकी। लुकी। तो लुकी सूत्र में कहाँ है? तद्धित लुकी। लुक तो सूत्र तद्धित क्या है। बनेगा? लुक तद्धिते। अब तो यही बनेगा ना फिर कि तद्धित परे होने पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। देखो त्व प्रत्यय परे है, तद्धित है, और गार्गी में जो स्त्री प्रत्यय है ये उपसर्जन है, क्योंकि अब तो भाव को बोल रहा है ना ये, तो भाव में तो स्त्री तो कहाँ रहेगा? त्व प्रत्यय भाव में होगा तो स्त्री तो रहा नहीं है, तो स्त्री प्रत्यय हो गया उपसर्जन। तो गार्गी में स्त्री प्रत्यय का लुक प्राप्त होने लगेगा। क्यों? तद्धित परे है, ठीक है ना। तो तद्धित लुक ही कहा है, इसलिए लुक तो नहीं हुआ है यहाँ पर, परे ही तो है। आगे उपसर्जनस्य इत्येव। उपसर्जन होना ये हमें ध्यान रखना होगा। तो देखो यहाँ जो उदाहरण दिए हैं अवंती कुंती और कुरु, यहाँ बुद्धि लगाओ, क्या क्या क्यों दिया है ये उदाहरण? उपसर्जन नहीं कहेंगे तो क्या होगा यहाँ? प्रधान है ये। स्त्रीत्व है इसमें। प्रधान नहीं है अर्थात अप्रधान है, अर्थात उपसर्जन है। नहीं, प्रधान है। प्रधान है। अच्छा, कैसे प्रधान है? कैसे प्रधान है? देखो शब्द प्रारंभ से चलो। अवंती की संतान स्त्री, वो कौन कहलाएगी? अवंते है अपत्यम स्त्री, ऐसा विग्रह करके। ऐसे ही कुंते है अपत्यम स्त्री, ठीक है ना, गोत्र अर्थ में। अवंते है गोत्रम अपत्यम और कुंते है गोत्रापत्यम। तो ये जो स्त्री अर्थ में हमने यहाँ पर वृद्धे कोसला जादायंग, इससे यंग प्रत्यय किया, ठीक है ना। कुरु में कर लेंगे कुरुणादिभ्योणा से यहाँ प्रत्यय, सबको ले लो एक साथ में। तो अब यहाँ पर स्त्री अपत्यार्थ में जो प्रत्यय आया, चाहे वो ण्य प्रत्यय आया हो अथवा ण्यंग प्रत्यय आया हो, ये दोनों प्रत्यय
नहीं, कुरु में तो ऊंग आया था। हाँ देखो, कुंती और अवंती, हाँ यहाँ तो ण्या प्रत्यय ठीक है। तो यहाँ पर लुक करेंगे। अब स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, इससे लुक हो चुका है, ठीक है ना। स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च से लुक हो गया है। अब यहाँ जो शब्द रह गए अवंती और कुंती, यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग में हमने बनाया है शब्द ये अपत्य स्त्री को कहने के लिए, लेकिन शब्द तो ह्रस्व इकारांत है ना, अवंती शब्द या कुंती शब्द। लेकिन अपत्य स्त्री को कहना है तो मनुष्य जाति होने के कारण से जो सूत्र हम बहुत लगाते थे, प्रथम वृत्ति में बताया था ना, ये तो मनुष्य जाते बहुत लगता है सूत्र ये, तो ये तो मनुष्य जाते से यहाँ पर हमने ङीश कर लिया। अब ये जो ङीश प्रत्यय आया है, क्या ये प्रधान है अथवा अप्रधान है? प्रधान। क्योंकि शब्द अवंती यहाँ स्त्रीत्व को ही तो कह रहा है मुख्य रूप से। अब ठीक है ना, उसी को कह रहा है, तो प्रधान ही तो है यहाँ पर। और ये प्रधान होने के कारण से अब यहाँ पर तद्धितार्थ में अर्थात गोत्रापत्य में यानी ङीश प्रत्यांत अथवा कुरु जो ऊंग प्रत्यांत है, ऊंग प्रत्यांत, ये दोनों शब्द तद्धितार्थ में जिस गोत्रापत्य को ये कह रहे हैं, तो स्त्रीत्व की यहाँ पर प्रधानता विद्यमान है। और प्रधानता विद्यमान है तो ये प्रधानता होने के कारण से अब ये उपसर्जन नहीं रहा, न तो लौकिक उपसर्जन रहा ये जिस अर्थ को लेके चल रहे हैं हम, और न ही कोई शास्त्रीय यहाँ पर उपसर्जन कर सकते हैं हम, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि कोई समास किया हो हमने जो प्रथमा निर्दिष्ट हम सूत्र से कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार से नहीं है ये। और यदि हम यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि इस उपसर्जन की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो उस अवस्था में तो ये चाहे वो स्त्री प्रत्यय उपसर्जन हो अथवा अनुपसर्जन हो, वो तो सभी का लुक करने लगेगा। और तद्धित का लुक यहाँ हुआ ही था। ये जो यंग प्रत्यय आया था या ऊंग प्रत्यय आया, नहीं उससे ण्या प्रत्यय, इनका लुक तो किया ही है ना। तो तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्री प्रत्यय मात्र का चाहे उपसर्जन हो अथवा अनुपसर्जन हो, उसका लुक प्राप्त होने लगेगा। उपसर्जन की अनुवृत्ति लाने के कारण से ये सुरक्षित रह गया, इसका लुक नहीं हुआ। चलो ये और ले लो अगला सूत्र। ईद गोण्या, ये स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, वहां उससे लुक किया ना, फिर से हमने स्त्री प्रत्यय क्यों लाए? स्त्रियाम तो में ही क्यों लाए की बात नहीं है, सूत्र लग रहा है इसलिए लाए। कोई कह सकता है कि आप तद्धित प्रत्यय स्त्री अर्थ में ले तो आए, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग, स्त्रीत्व अर्थ तो तद्धित ने कह दिया, यही तो प्रश्न उठ रहा है या नहीं? जी स्त्रियाम में ही लुक हुआ था, स्त्रियाम अवंती। हाँ स्त्री में लुक हुआ है, तो फिर स्त्रीत्व तो मान ही लिया ना हमने, क्योंकि हमने विग्रह ही ऐसे किया था। कुंते है गोत्रापत्यम स्त्री, अवंते है गोत्रापत्यम स्त्री। स्त्री में विग्रह कर रहे हैं और उसी अर्थ में हम प्रत्यय ला रहे हैं, तो स्त्रीत्व अर्थ तो आ चुका है, अब क्यों लाएंगे? तो ऐसा नहीं, सूत्र तब बैठा हुआ है तैयार। जैसे हमने स्त्रियाम इक्तिन सूत्र के अधिकार में और अप्रत्यय किया किसी शब्द से, तो अप्रत्यय कौन से अर्थ में हुआ? स्त्रीलिंग में। तो हम क्यों ला रहे हैं फिर अजायत अष्टाग को? वहां भी तो लाते हैं ना, क्योंकि सूत्र बैठा हुआ है अपना कार्य करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, दो दो प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। जब तक सूत्र विद्यमान है वो अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। ईद गोण्या, इसका अपवाद हो गया है ये गोणी शब्द के लिए, बस इसका पता ही है। तो सरल सूत्र है, ईद गोण्या पूर्वेण लोकी प्राप्ते इकारो विधीयते। ठीक है ना, गोणी में
इकार किया गया है। महाभाष्य में इस पर एक कारिका भी आएगी, उसको वहीं देखेंगे, यहाँ काशिका में नहीं दी है कारिका वो। तो गोण्यास तद्धित लुकी सती इकारादेशो भवति, ऐसा ही अर्थ हमने प्रथम वृत्ति में पढ़ा था। तो तद्धित का लुक यहाँ हुआ है और पूर्व सूत्र से स्त्री प्रत्यय के लुक की प्राप्ति हो रही थी, इसने उसको इकार कर दिया है, अर्थात ह्रस्व कह लो उसको केवल। तो पंचभिर गोणी भी कृतः पटः, पंच गोणी ही दश गोणी ही। तो मूल शब्द जो गोणी स्त्री प्रत्यांत जो है ये दीर्घ इकार है, वहां पर उसका लुक प्राप्त हो रहा था। यहाँ कहते हैं कि इत इति योग विभाग, महाभाष्यकार ने भी स्वीकार किया है कि इत को यहाँ पर अलग कर लें यदि तो एक शब्द और बन जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इत गोण्य दोनों मिलाकर के जो सूत्र बना हुआ है, इससे तो केवल हम पंचगुणी आदि जो शब्द हैं यही सिद्ध कर पाएंगे, यहाँ पर ह्रस्व कर पाएंगे। क्या पंच सूची में लगा सकते हैं इसको? नहीं लगा सकते। तो पंच सूची ही भी सिद्ध करना है, तो क्या किया कि इत को पृथक कर दिया, ठीक है ना, इत इति योग विभाग। अब उसका अर्थ क्या होगा? अब उसका तो अर्थ ये होगा कि कोई भी शब्द आ जाए, फिर तो कोई भी शब्द आ जाए ना। देखो गोण्या तो आगे आएगा ना, फिर गोण्या तो आगे आएगा। अब तो कोई भी शब्द आ जाए फिर तो ऐसा नहीं, आगे जो सूत्र आ रहा है गोण्या, हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो कहने का तात्पर्य आगे जो सूत्र आएगा गोण्या, तो गोणी शब्द जैसे अन्य शब्दों को लेना है, ठीक है ना। गोणी शब्द जैसे, गोणी जैसे प्रकार वाले, और भी कई प्रकार से इसकी व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन हमें अधिक व्यापक नहीं बनाना है। तो गोणी शब्द जैसे अन्य शब्द सूची आदि उसमें आ जाते हैं, तो सूची को ही यहाँ पर सिद्ध करना था। तो उसको सिद्ध करने के लिए अब पंचभी सूची भी कृतः, पंच सूची ही दश सूची ही। तो ये जो बनेगा उदाहरण, ये बनेगा इत, इस सूत्र से। और सच एवं विषय एवं ये जो वाक्य है ना आगे, ये इसी बात को कह रहा है कि केवल इत मात्र कह देने से तो बहुत व्यापकता आ जाएगी सूत्र की, कि नहीं एवं विषय एवं, ऐसे ही विषय से संबद्ध रहेगा। कैसे? गोणी जैसे शब्दों से, क्योंकि गोण्य आगे बोलेंगे ही, तो गोण्य आगे कह करके फिर गोणी को भी ह्रस्व करेंगे। अब वहां प्रश्न ये उठ जाएगा ना कि आपने जब इत कह करके पूर्व सूत्र से एकार कर दिया, तो गोण्या कहने की क्या आवश्यकता रहेगी फिर? तो गोण्या यही बताएगा कि पूर्व सूत्र में मेरे जैसे शब्द को ही लेना है, आप केवल ये बताने के लिए रहेगा वो। तो ऐसे करके सिद्ध किया है। देखो मुख्य तात्पर्य है पंचसूची को सिद्ध करना, तो खींचतान करके उसको ऐसे ही सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब ये एक नया प्रकरण चलेगा और आगे व्यक्ति वचन युक्तवत करना, ठीक है ना। फिर इसका सारा खंडन भी होगा आगे चल करके। किस सूत्र से होता है खंडन? तदशिष्यम, आगे आएगा ना, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। तो ये अलग विषय है, ये यहां से लेकर के लुपि युक्तवत व्यक्ति वचने से लेकर के और कहां तक मानेंगे इस प्रकरण को हम? कालोपसर्जने च तुल्यम, ये इतने सूत्र हैं इसके, ठीक है ना। इनको एक ही श्रेणी में डाल दो सबको। 51 से लेकर के 57 यानी कि 7 सूत्र हैं ये, इन 7 सूत्रों का एक अलग प्रकरण है ये। इनको फिर देखेंगे आगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ